हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा ठोलिया आपकी मैथ्स टीचर। तो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है कंपोजिट फंक्शन 12th मैथ क्लास का चैप्टर फर्स्ट। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। आप प्रॉपर तरीके से समझकर इसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अपन चैप्टर फर्स्ट में संयुक्त फलन। इसको समझने के लिए पहले हमें बेसिक सीखना होगा, जो कि आपने 11th क्लास में फलन, समन, सेट्स वगैरह इनके बारे में पढ़ा होगा। तो देखते हैं कि इसमें संयुक्त फलन को पढ़ने से पहले फलन क्या होता है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है आपके पास, यानी कि फलन होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रिलेशन। यानी कि जैसे रिलेशन, इसको अपन समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास सेट ए है, सेट ए में 4 अव्यय है 1 2 3 4, और सेट बी में भी 4 अव्यय हैं ए बी सी डी। तो उसमें देखते हैं कि जैसे एक का रिलेशन आपके साथ पहले ए के साथ है, एक का रिलेशन बी के साथ है, एक का रिलेशन डी के साथ है। उसी प्रकार से जैसे 2 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन सी के साथ है और 2 का रिलेशन डी के साथ है। तो रिलेशन में क्या होता था कि सेट ए और बी, यानी सेट ए में भी कुछ एलिमेंट खाली रह सकते थे और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट खाली रह सकते थे, जबकि फलन में ऐसा नहीं होता। फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन यानी कि संबंध होता है। यानी फलन में क्या होना चाहिए, जो अभी आप फलन परिभाषित करते हो, जैसे सेट ए से बी में परिभाषित कर दिया, तो जो भी सेट ए है उसमें कोई भी एक अव्यय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब सेट बी में ना हो। यानी सेट बी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी अव्यय खाली नहीं रहना चाहिए, उसका प्रतिबिंब सेट बी में अवश्य विद्यमान होना चाहिए। जैसे अपन एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं कि वो फलन है या नहीं। जैसे पहला फलन परिभाषित किया है सेट ए से सेट बी में, इसमें 4 अव्यय 1 2 3 4। 1 का प्रतिबिंब ए के साथ है, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ है, 3 का प्रतिबिंब सी के साथ और 4 का प्रतिबिंब डी के साथ। यानी सेट ए में आपके सभी अवयवों के प्रतिबिंब सेट बी में विद्यमान है। यानी सेट ए में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फलन। उसी प्रकार से दूसरा फलन परिभाषित करते हैं ए से बी में। एक का रिलेशन आपके पास हो गया ए के साथ, 2 का रिलेशन सी के साथ, 3 का बी के साथ और 4 का डी के साथ। यानी ये भी क्या है आपका एक फलन। जबकि एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखें, तो एक का रिलेशन ए के साथ है और एक का रिलेशन बी के साथ। यानी सेट ए में एक अव्यय ऐसा है जिसके सेट बी में क्या है, 2 प्रतिबिंब है। ऐसा फलन में आपके पास सही नहीं होता कि यानी सेट ए में कोई भी अव्यय ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके सेट बी में 2 प्रतिबिंब, यानी 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। एक अव्यय का केवल सेट बी में क्या होगा, एक ही प्रतिबिंब होगा, तो ये आपका क्या होगा, फलन नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, एक का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी ए के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है और 4 का रिलेशन बी के साथ। यहाँ पर क्या था कि सेट ए में एक ही अव्यय के 2 प्रतिबिंब थे, इसलिए ये फलन नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर क्या है, 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, यानी 2 अवयव एक और 2 का प्रतिबिंब ए है, यानी एक हो सकता है। इसको ध्यान में रखने के लिए, कभी कभी ध्यान नहीं रहता तो आपके पास एक गाना सुना होगा, कैसे होता है 1 2 का 4 4 2 का 1। इसमें यानी कि 1 2 का 4 यानी 2 अवयवों के, 1 2 का 4 यानी 2 अवयवों के, सेट ए में 2 अवयव है उनका एक प्रतिबिंब हो सकता है। 4 2 का 1 यानी सेट बी में 2 अवयव हैं, उनके दो अवयव हैं, उनका एक पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है। यानी सेट ए में, कोशिश करें समझने की, यानी सेट ए में एक अवयव का केवल सेट बी में एक ही प्रतिबिंब होगा, उसके 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जबकि सेट ए में 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है ना, 2 हो सकता है। तो इन सभी से आपकी एक डेफिनेशन फलन की निकल के आएगी। क्या होगा कि फलन क्या होता है, जैसे अपन 2 समुच्चय ले लें ए से बी में। फलन क्या होता है, समुच्चय ए से बी में परिभाषित वह संबंध होता है जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अव्यय का, जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अव्यय का, ए के प्रत्येक अव्यय का मतलब है कि ए में कोई भी अव्यय खाली नहीं रहना चाहिए। ए के प्रत्येक अव्यय का बी के एक और केवल एक और केवल एक, यानी अद्वितीय अव्यय से संबंधित हो, फलन कहलाता है। यानी 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है। एक तो क्या होना चाहिए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसका प्रतिबिंब सेट बी में अवश्य विद्यमान होना चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, सेट ए में एक अव्यय, सेट ए में एक अव्यय ले लिया, उसका बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी सेट ए में 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक अव्यय के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे
पहला एग्जाम्पल लिया, जैसे सेट ए में ले ली ABCD, सेट बी में UVW। तो इसमें देखो ए का प्रतिबिंब U के साथ, बी का प्रतिबिंब V के साथ, सी का प्रतिबिंब W के साथ और डी का प्रतिबिंब U के साथ, यानी दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो ये क्या है, और सेट ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फलन। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में देखें, ए का संबंध U के साथ है, बी का संबंध W के साथ और सी का संबंध V से, ये आपका फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सेट ए में एक एलिमेंट D है, वो क्या है, यहाँ पर खाली है, उसका कोई भी प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दो फलन परिभाषित कर दिया ए से बी में, यहाँ पे ए का प्रतिबिंब U के साथ, बी का प्रतिबिंब W के साथ, सी का प्रतिबिंब V के साथ और डी का प्रतिबिंब आपके पास W भी है और डी का प्रतिबिंब X भी, यानी एक अवयव के क्या हो गए, दो प्रतिबिंब हो गए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये फलन नहीं होगा। तो फलन को अपन क्या कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं, प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। फलन को कैसे परिभाषित करेंगे, फलन दो सेट होंगे, ए से बी में परिभाषित होगा या फिर इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कोई फलन परिभाषित है ए से बी में, तो अपन दो एलिमेंट, ए एलिमेंट ले लिया, स्मॉल ए ले लिया ए का, स्मॉल बी ले लिया बी का। तब ए का रिलेशन मान लो बी के साथ है, तब बी को क्या कहेंगे अपन, बी को ए का प्रतिबिंब कहेंगे और ए को क्या कहेंगे, बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे एफ ए बराबर बी आ गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे ए पर फलन का मान क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ एक फलन है, तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स का प्रतिबिंब हो जाएगा या एक्स पर मान हो जाएगा। अब देखते हैं कि फलन में अपन देखते हैं कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है। जैसे अपन फलन डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन किया, एफ ए से बी में, फलन डिफाइन कर दिया ए से बी में, तब ए सेट ए के जो भी अव्यय होते हैं, सेट ए के जो भी अव्यय होते हैं उसे फलन का क्या कहेंगे अपन, प्रांत। सेट बी के जो भी अव्यय होंगे उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे फलन का सहप्रांत। सेट ए के अवयव को प्रांत कहेंगे, सेट बी के अवयव को क्या कहेंगे, सहप्रांत। अब परिसर क्या होगा, अब जैसे मान ले सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रतिबिंब सेट बी में है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रतिबिंब सेट बी में है, तो उन प्रतिबिंबों को अपन क्या कहेंगे, उस फलन का परिसर कहेंगे। यानी कि समुच्चय बी में से ए के प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या हो जाएगा, आपका फलन का परिसर हो जाएगा, यानी एफ ए क्या हो गया आपका, एफ ए हो गया आपका सेट ए के अवयवों का बी में प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब होते हैं अपन सेट बी में से लेते हैं। परिसर को कैसे डिफाइन कर दिया, एफ ए से, तो जो परिसर होगा वो जो आपका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत होता है उसका उप समुच्चय होगा। अब उप समुच्चय क्यों होगा, क्योंकि जो भी अपन परिसर लेते हैं वो सेट बी में से ही लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, कोडोमेन यानी सह प्रांत का उप समुच्चय हो जाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लो सेट ए में 4 एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और अपन ने फलन डिफाइन कर दिया, फलन कहाँ से, ए से एन में, और फलन अपन ने ले लिया एफ एक्स बराबर 3x + 2। अब अपन इसके मान निकालते हैं, जैसे 1 पर मान निकाल लिया 5 आ गया, 2 पर निकाल लिया 8 आ गया, 3 पर निकाल लिया 11 आ गया, 4 पर निकाल लिया 14 आ गया। तो जो सेट ए के जो भी एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इस फलन के प्रांत। तो प्रांत तो क्या हो गए, 1 2 3 4, सेट एन इनके जो फलन के मान आए हैं, फलन के मान निकालने पर फलन का मान निकाला, जैसे 1 पर मान आ गया 5 यानी 1 पर प्रतिबिंब 5 आ गया, 2 पर 8 आ गया, 3 पर 11 आ गया, 4 पर 14, ये क्या हो जाएंगे आपके परिसर, ये क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। जैसे फलन भी कई प्रकार का होता है, जैसे एकीकी फलन, आच्छादक फलन, अंतर्क्षेपी फलन, एकीकी आच्छादक फलन और बहु एकीकी फलन। तो उसको समझने की कोशिश करना। जैसे एकीकी फलन, पहला है आपका 1-1 फंक्शन यानी एकीकी फलन। जैसे नाम से पता चल रहा है एकीकी यानी एक अव्यय का
जैसे नाम से एक ही फलन यानी एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे कोई भी फलन यानी परिभाषा देखते हैं, एफ फलन ले ले ए से सेट बी में एक फलन एक ही फलन कहलाता है। कब कहलाता है? जब एफ के अंतर्गत फलन एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयव के बी में क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे। यानी ए में के भिन्न भिन्न अवयवों के सेट बी में क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे सेट ए में एलिमेंट ले लिए A1 A2 A3 A4 A5, सेट बी में ले लिए B1 B2 B3 B4 B5। जैसे A1 का प्रतिबिंब B1 से, A2 का B3 से, A3 का B2 से, A4 का B4 से, A5 का B5। तो पहले तो देखें ये फलन है क्योंकि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो रहा है और सेट ए के एक अवयव के यहाँ पर कोई भी दो प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये फलन तो हो गया। और ए के भिन्न भिन्न अवयवों के सेट बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो ये आपका क्या हो गया? एक ही फलन। एक ही फलन में जैसे कंडीशन यदि A1 नॉट इक्वल्स टू A2 है, यानी कोई सेट ए में कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है, तो उसके प्रतिबिंब भी क्या होंगे? सेट बी में बराबर नहीं होंगे। यानी A1 नॉट इक्वल्स टू A2 है तो FA1 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? FA2। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन होगी FA1 इक्वल्स टू FA2, यानी सेट बी में दो प्रतिबिंब बराबर हैं तो सेट ए में वो एलिमेंट भी क्या होंगे? A1 बराबर क्या होगा? A2। लेकिन इसका उल्टी कंडीशन जैसे A1 बराबर A2, ये एक ही फलन में ये कंडीशन लागू नहीं होती। कैसे नहीं होती? आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने A1 इक्वल्स टू A2 है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सेट बी में क्या हो? प्रतिबिंब भी बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, अपन ने फंक्शन फलन हो गया f(x) बराबर हो गया x² + 1 और फलन डिफाइन कर दिया z से r में। z मतलब आपके इंटीजर हो गया, r मतलब रियल नंबर। जैसे अपन इंटीजर कोई भी ले लें, जैसे सेट ए में इंटीजर ले लें -3 -2 -1 0 1 2 3, तो अपन इसमें से इसका परेशन निकाले तो -3 पे क्या होगा? जैसे -3 पर f(x) आपके पास है, f(x) है x² + 1, तो -3 पर इसका मान निकाले तो -3 पर -3 का स्क्वायर + 1, यानी -3 पर इसका मान 10 आ गया। इसी प्रकार से +3 पर निकाले तब भी इसका मान क्या आएगा? 10। यानी इन दोनों की क्या आ गया आपके परिचय? -3 पर भी इसका मान 10, इसका प्रतिबिंब 10 आएगा और 3 पर भी क्या आएगा? इसका प्रतिबिंब 10। यानी कि आपके पास f -3 और f3 दोनों क्या हो गए? बराबर, लेकिन -3 और नॉट इक्वल्स टू 3 होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही फलन में आपके प्रतिबिंब बराबर हो तो उसके प्रांत भी क्या होंगे? बराबर। तो एक ही फलन में ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती। इसी प्रकार से देखते हैं अपन बहु एक ही फलन। नाम से ही पता चल रहा है 1-2 फंक्शन बहु एक ही फलन, यानी बहुत सारों का क्या होगा? एक प्रतिबिंब होगा। यानी फलन f a से b में परिभाषित फलन बहु एक ही फलन कहलाता है यदि सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों के b में एक प्रतिबिंब हो। एक ही में क्या था? सेट ए के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयवों का सेट बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध होना चाहिए, जबकि बहु एक ही फलन में सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों का केवल क्या होगा? एक प्रतिबिंब होगा। जैसे A1 का रिलेशन B1 से है, A2 का रिलेशन B1 से, A3 का रिलेशन B3 से, A4 का रिलेशन B4 से और A5 का रिलेशन B4 से, यानी दो एलिमेंटों का केवल एक प्रतिबिंब है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहु एक ही फलन। ठीक है। इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं आच्छादक फलन। यानी आच्छादक फलन ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो या सब्सिट्यूटिव फंक्शन क्या होता है? आच्छादक जैसे का मतलब होता है यानी कि पूरा छाया हुआ। आच्छादक फलन का मतलब होगा कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में होना चाहिए। ठीक है। यानी फलन परिभाषित हो f a से b में परिभाषित फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि सेट b के प्रत्येक अवयव के a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी सेट b के प्रत्येक अवयव का सेट b में पूर्व प्रतिबिंब सेट a में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे a में अपने एलिमेंट ले लिया A1 A2 A3 A4 A5, b में ले लिया B1 B2 B3 B4। जैसे A1 का रिलेशन B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से, A4 और A5 का रिलेशन B4। यानी सेट B में एक भी एलिमेंट आपका खाली नहीं है। यानी सेट B क्या है? पूरी तरह से छाया हुआ है। यानी सेट B के प्रत्येक अवयव का
सेट ए के में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहु एक आच्छादक, ये क्या हो जाएगा आपका आच्छादक फलन। इसी प्रकार से आ जाएगा अंतरक्षेपी, यानी इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी एफ का प्रांत क्या, एफ का जो भी सह प्रांत है वो एफ का क्या होना चाहिए, परिसर, यानी सह प्रांत तो ये हो गए B1 B2 B3 B4, और परिसर क्या होता है, सेट ए में जिन भी अवयवों के प्रतिबिंब हैं उन प्रतिबिंबों को क्या कहते हैं, परिसर, यानी सह प्रांत बराबर क्या होना चाहिए, परिसर, तो उसको अपन कह देंगे आच्छादक फलन। अंतरक्षेपी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन का उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है, यानी क्या होगा, सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, सेट ए में नहीं होगा, यानी सह प्रांत नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सह प्रांत नॉट इक्वल्स टू परिसर, यानी एफ ए से बी में परिभाषित फलन अंतरक्षेपी फलन कहलाता यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिसका पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, ए में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझे, सेट ए में एलिमेंट ले लिए A1 A2 A3 A4, बी में ले लिए B1 B2 B3 4, A1 का रिलेशन B1 से, A2 का B1 से, A3 का B2 से, A4 का B3 से, तो सेट बी में एक एलिमेंट B4 ऐसा है जिसका पूरा प्रतिबिंब सेट ए में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन। अब आएगा एकेकी और आच्छादक, जैसे एकेकी पीछे बता दिया, आच्छादक एकेकी का मतलब कि सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों का सेट बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। आच्छादक का मतलब है पूरा छाया हुआ, यानी सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी सह प्रांत बराबर क्या होना चाहिए, परिसर, तो वो क्या कहलाता है आपका एकेकी आच्छादक फलन। गणितीय रूप में यानी F(A1) इक्वल्स टू A2, F(A2) है तो क्या होना चाहिए, A1 बराबर A2, और A1 A2 क्या है, सेट ए के एलिमेंट। आच्छादक है, आच्छादक मतलब कि सेट बी में जैसे एक एलिमेंट ले लिए स्मॉल b, तो सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, ई का मतलब है एग्जिस्ट, विद्यमान होना चाहिए कि उस पर मान क्या हो जाएगा, FA बराबर क्या हो जाएगा, B।